नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। तकरीबन 37,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। क्यों कह रहा हूं, जरा इसको समझना होगा कि आखिर में ये जो एक्शन है, इस एक्शन ने किस तरह से पूरे इकोसिस्टम की सांस अटका दी है। किस तरीके से केसी वेणुगोपाल से लेकर बीडी सतीशन तक की सांस अटकी हुई है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस कदर की तिलमिलाहट इस कुनबे में है और बाकायदे चिट्ठी पत्री लिखा जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा खेल है उसे समझना बड़ा ज़रूरी है, तब ये डिकोड हो पाएगा कि आखिर में ये जो 37,000 एनजीओ पर कहर टूटा है उसकी वजह क्या है, ये क्या कर रहे हैं जिसके कारण इस तरह का कदम उठाया गया है। फिर उससे भी बड़ी चीज ये है कि इनका ये कांग्रेस से क्या नेक्सस है। आखिर में जब इस तरह के एनजीओ का एफसीआरए रद्द होता है, लाइसेंस रद्द होता है, तो कांग्रेस में सबसे पहले हलचल क्यों मचती है। इसे जानने के लिए थोड़ा आपको पीछे चलना पड़ेगा और यह समझना होगा कि किस तरीके से यूपीए के दौर में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी, जिसकी अगुआ सोनिया गांधी हुआ करती थी, और उस काउंसिल में पूरा जो एनजीओ का कुनबा है उसका बोलबाला होता था। फिर वो चाहे हरसमंदर हो या और नाम आप गिन लीजिए, ये वहां यही करते थे कि इनका अपना एक तरह से कहा जाए कि पूरा एनजीओ चलता था और उस एनजीओ के बहाने अभियान चलाया जाता था गुजरात में। ये बात किसी से छिपी नहीं है, और मसला सिर्फ गुजरात तक का ही नहीं था। तमिलनाडु में जो कुडाकुलम में परमाणु रिएक्टर है उसके खिलाफ भी खूब अभियान चला। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ये एफसीआरए या मैं यूं कहूं कि लाइसेंस रद्द हुआ है 37,000 एनजीओ का, उसमें सबसे ज्यादा संख्या कहां है, तमिलनाडु में है। तकरीबन 2,500 से 3,000 एनजीओ वहां पर एक्टिव हैं, और वो कहां एक्टिव हैं, वहां जहां पर कुडाकुलम परियोजना है, यानी परमाणु रिएक्टर की जो वहां पर काम चल रहा है उसके आसपास ज्यादातर एनजीओ खड़ी है। और इस बाबत 2014 में रिपोर्ट भी आई थी। ऐसा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था रिपोर्ट बनाने, लेकिन नहीं, ये मनमोहन सिंह की सरकार में आईबी ने रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन चूंकि एनजीओ से कांग्रेस का पुराना नाता है, तो इसलिए एनजीओ के खिलाफ जाने और बोलने की न हिमाकत ये लोग करते हैं और ना ही उस बाबत कुछ करने की कोई कवायद करते हैं। इसीलिए आईबी की रिपोर्ट आने के बाद भी उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक उदाहरण दूं तो आप ये समझेंगे कि मेधा पाटेकर, तिस्सा सीतलवाड़, हर्षमंदर को हमने आप बता ही दिया। ये पूरा वही कुनबा है जो एनजीओ को लेकर चलता है और पूरा अभियान चलाता है। यह अभियान अगर आप 2001 यानी नरेंद्र मोदी के गुजरात उदय से देखें तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ चला है, और वो है नरेंद्र मोदी। और इन सब का जुड़ाव जो है कहीं ना कहीं से एनजीओ से रहा है। वो एनजीओ जिन्हें इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि वो हिंदुस्तान में अभियान सिर्फ इसलिए चलाते रहे ताकि इसकी जो विकास यात्रा है उसे बाधित किया जा सके। और ये बाकायदे आईबी की जो रिपोर्ट 2014 में सार्वजनिक हुई थी, उस रिपोर्ट में यह दर्ज है कि इस तरह का जो एनजीओ गिरोह है उसके कारण तकरीबन 2.5 से 3% जीडीपी ग्रोथ रेट प्रभावित हुआ था। और ये एनजीओ गिरोह हर जगह एक्टिव है। ये आपको कोयला नहीं निकालने देगा। ये आप धान उगाएंगे तो कहेंगे कि आप जो धान की खेती कर रहे हैं इससे जो है मीथेन गैस निकलने लगती है। आप डैम बनाने लगेंगे तो कहेंगे साहब आप तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो कहा जाएगा कि इससे तो पेड़ कट जाएंगे। यह नहीं बताया जाएगा कि इसके जरिए किस तरह से हम अपने दुश्मनों पर नजर रखेंगे, यह नहीं बताया जाएगा। इसका विरोध शुरू हो जाएगा। आप देखिए ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ आखिर में ये कांग्रेस क्यों खड़ी है। बाकायदे सोनिया गांधी ने लेख लिखा था, राहुल गांधी वहां जाके डाइव वाइव करके आए। बड़ी चिंता है पर्यावरण की, कमाल की चीज हो गई है।
यानी पर्यावरण राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा हो गया है। भाई जब आपका देश बचेगा तब पर्यावरण बचाइएगा ना, वो पेड़ रख के क्या करिएगा। तो इसलिए ये जो एनजीओ वाला मसला है वो बहुत ट्रिकी है। और आपको एक उदाहरण दिया हमने तमिलनाडु का। तमिलनाडु में और भी सारी चीजें चल रही हैं। आप देखिए दक्षिण में किस तरह से ये जो धर्मांतरण गिरोह है वो काम करता है। तो इन एनजीओ के जरिए क्या होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये वो एनजीओ है जो हिंदुस्तान की विकास यात्रा में हर कदम पर बाधा पहुंचाने के लिए तैयार बैठे रहते। तीस्ता सीतलवाड़ ने किस तरह का खेल किया था, ये बात किसी से छिपी है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ पूरा। और वो एक जो है मैडम, उन्होंने तो बाकायदे किताब ही लिख दी। किताब ने वो फ्रिक्शन था, गुजरात फाइल्स, पूरा फ्रिक्शन। कहां से पैसा आया था? दरअसल ये पूरा एक नेक्सस है जो नेक्सस काम करता है। और ये वही नेक्सस है जो पेगासस की स्टोरी करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही नाम था ना। एज्यूम की गई स्टोरी को द वायर ने वास्तविक स्टोरी बना दिया। एक स्टोरी एज्यूम की गई कि पेगासस हो सकता है। किसी ने कंफर्म वेरीफाई नहीं किया था। जो लोग मुकदमा लड़ने गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन लोगों से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कह रहे हैं तो आपके फोन में होगा तो कुछ कागज तो ला के दीजिए, तो बोले नहीं ये तो हमारे पास कागज तो नहीं है। और अभी आप कह दीजिए सोशल मीडिया पर आकर बोलने के लिए या टेलीविजन डिबेट में बोलने के लिए, अखबार में लिखने के लिए, तो तुरंत मुंह खोल के बोलेंगे हमारे फोन में था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाकर दिखाओ, कोई कागज दो, तो बोले सबूत कहां से लेके आए। लेकिन फिर भी साहब एज्यूम कर लिया गया। किसके जरिए एज्यूम किया गया? वो अभी एक एनजीओ ही थी। अभी जो ये पनामा पेपर, पैराडाइज पेपर, तमाम सारे पेपर है, इन पेपरों के पीछे कौन था? इन पेपरों के पीछे जिस जर्नलिस्ट जो संघ है जिसकी बात हो रही है, उसको कौन फंड करता है? उसको फंडिंग जो है वो एनजीओ कर रही है। वो एनजीओ क्यों कर रही है? क्या आपने सोचा कि उस एनजीओ में कभी उन लोगों का नाम नहीं है जो पश्चिमी दुनिया से आते हैं, जो विकसित देश के आते हैं? बड़ी चीज यह है कि जहां से पेपर निकल रहा है वहां के लोगों का नाम क्यों नहीं है? वहां के जो शीर्ष लोग हैं उनका नाम क्यों नहीं है? या हमेशा तीसरी दुनिया के लोगों का नाम क्यों है? या और जगहों का और लोगों का नाम क्यों है? ये दरअसल जो एनजीओ है, एनजीओ के जरिए फंड होता है और उस फंड के जरिए खेल किया जाता है, उस फंड के जरिए अभियान चलाया जाता है। अभी आप देखिए, आपको सबसे बेहतरीन उदाहरण देता हूं और वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये सबके दिल के करीब का मसला है। क्या ये अनायास ही जो है हिंदुत्व के खिलाफ इस तरह का अभियान चल रहा है? क्या वजह है? यह पैसा कहां से आ रहा है? बड़ी स्टोरियां हो रही हैं, कयासबाजी चल रही है। कोई कह रहा है 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। मतलब घोटाला हो गया, मतलब कितनी हास्यास्पद स्थिति है। जो जिसके मन में आ रहा है वो अपने हिसाब से संख्या बोल दे रहा है। जांच चल रही है, उसका इंतजार कर लीजिए। लेकिन नहीं, फंड आ रहा है साहब। फंड आ रहा है तो जितना चीख के बोलिएगा उतना ही तो फंड आएगा। ये जो खेल चल रहा है दरअसल इसी खेल पर लगाम लगाने की कोशिश है। और इसे समझिए कि ये जो एनजीओ है उसका खेल बहुत बड़ा है। ये जो फैसला है उसे समझिए। गृह मंत्रालय ने लिस्ट जारी की है। आंकड़ों के अनुसार 52,159 एनजीओ जो है रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 14,454 ही एक्टिव है। बाकी जो 37,000 हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है साहब। अब देखिए, ये जो है आंकड़ों के अनुसार 22,498 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश पर कार्रवाई 2015 के बाद हुई, जब 10,000 से अधिक संस्थाओं का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा 15,206 संस्थाओं के लाइसेंस डीम्ड एक्सपायर माने गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया। कहां से कराएंगे रिन्यूअल कराने जाएंगे सरकार दबोच लेगी। सरकार तो देख रही है ना कौन सा चोरी डकैती चल रहा है, तो रिन्यूअल कराने नहीं जाएंगे ये। फिर आगे देखिए, या फिर सरकार द्वारा लागू की गए सख्त
लेन देन की पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया। अब देखिए, राज्यवार आंकड़ों में तमिलनाडु सबसे आगे है। यहाँ 2104 एनजीओ के आसपास सक्रिय है, के आसपास का जो एफसीआरए लाइसेंस है वो रद्द हुआ है। नहीं, माफ करिए, 2104 एनजीओ के पास एफसीआरए लाइसेंस है, वहीं 2865 संस्थाओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अगली कहानी सुनिए, तमिलनाडु में बड़ी संख्या में जो एनजीओ सक्रिय हैं, तो सक्रिय हैं। दूसरा, कुंडाकुलम परमाणु परियोजना के आसपास यही लोग जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। उस समय तैयार की गई खुफिया रिपोर्ट में, जो हम आपको बता रहे थे कि 2014 में आई थी, उसी का हवाला ये अखबार दे रहा है कि उस समय तैयार की गई खुफिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कुछ एनजीओ का संबंध विदेशी गैर सरकारी गैर लाभकारी मतलब विदेशी फंडिंग से इनका मामला जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है जहां ये सब हुआ है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, परसेंटेज के लिहाज से देखिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। ये तो आपको समझ में आएगा कि कैसे शाहीन बाग जैसी सिचुएशन तैयार कर दी जाती है। पैसा आ रहा है, अल बल खूब पैसा आ रहा है, बढ़िया खाइए और जो है नारा लगाइए। अब अगर आप देखिए कि रद्द और समाप्त लाइसेंस वाले एनजीओ के प्रतिशत के आधार पर बिहार सबसे ऊपर है, जहां 85.2% संस्थाएं इस कैटेगरी में है। बिहार में ज़्यादा एक्टिव क्यों है, इस पर आप जांच करिए, आपको पता चलेगा, बड़ा रहस्यमयी खुलासा होगा, आप लोग जांच करिए। फिर आते हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश है 83.7%। उत्तर प्रदेश में क्यों एक्टिव है, वो तो आप जान ही रहे हैं किस तरह से यहाँ हो रहा है, क्या क्या खेल चल रहा है तमाम खिलाड़ियों का, पूरी कन्वर्जन लॉबी का। फिर उसके अलावा आप देखिए, नागालैंड में 83%, त्रिपुरा में 80%, महाराष्ट्र में 78%, मणिपुर में 78%। देखिए मणिपुर तो पूरा जला ही रखा है इन लोगों ने, इसीलिए फंडिंग बंद की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 78%। परसेंटेज के हिसाब से आप देखिए कितना है। तो पश्चिम बंगाल में तो नकेल कसी जा रही है। धीरे धीरे जो है इन सभी लोगों का इलाज किया जाएगा, और उसी इलाज पर आप एक तरह से कहें कि अमित शाह आ चुके हैं। आप लोग जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बड़ा आभार।